गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हमारी क्लास है 17 आज है पार्ट 2 NCF 2005 जिसका पार्ट हम 1 करा चुके हैं क्लास 16 में। क्लास 17 में आज कराएंगे पार्ट 2। आज हम ट्राई करेंगे कि हमारा जो NCF 2005 है आज इस वीडियो में इस क्लास में हम कंप्लीट करा दें। ठीक है, NCF लास्ट है पाठचर्या की रूपरेखा 2005 पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं हम। ये आपका जो क्लासेस हैं ये आपकी स्पेशल रीड के लिए हैं, अदरवाइज़ वरना NCF 2005 जो है ऑल टीचिंग एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट आपका है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जिसको भी वीडियो पसंद आए वो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। तो NCF में आज हमारी हेडिंग रहेगी NCF 2005 में सूत्र। ठीक है, NCF 2005 में सूत्र का मतलब है कि जो NCF है 2005 में 2 सूत्रों पर है। ठीक है, दो सूत्रों को वो क्या करता है, उन पर जोर देता है। NCF 2005 में 2 सूत्रों पर जोर दिया गया है। अब वो सूत्र आपके कौन कौन से हैं यहाँ लिखे हुए हैं। फर्स्ट है ज्ञात से अज्ञात की ओर, और सेकंड है मूरत से अमूरत की ओर। ये 2 सूत्र ऐसे सूत्र हैं जिन पर NCF 2005 ने सबसे ज़्यादा जोर दिया था। तो यहाँ हम फर्स्ट के बारे में बात करेंगे जो हमारा ज्ञात से अज्ञात की ओर है। तो NCF 2005 में यही कहा गया था कि बच्चे को सबसे पहले वो चीज़ बताई जानी चाहिए जिसके बारे में उसको ज्ञान हो। ज्ञात से रिलेटेड है, ज्ञात से मतलब है कि बच्चे को थोड़ी बहुत नॉलेज होना उस चीज़ के बारे में, उस टॉपिक के बारे में। देन उसके बाद ही उसको अज्ञात की ओर ले जाना। ठीक है, तो ज्ञात से अज्ञात की ओर का मतलब यही है कि सबसे पहले उसको ऐसी चीज़ों से अवगत कराना चाहिए जो उसको ज्ञात हो, जिस चीज़ का उसको ज्ञान हो। देन उसके बाद ही अज्ञात की ओर जाना चाहिए। क्लियर कि उनको जो बातें पता हैं उन बातों का तो ठीक है, जो बातें नहीं पता हैं उनके बारे में बताया जाएगा। ओके, तो इसमें यही है कि कोई भी पाठ्यक्रम है, अगर कोई भी पाठ्यक्रम टीचर तैयार कर रहा है तो उसमें स्टार्टिंग के जो पॉइंट हैं, बिंदु हैं, वो होने चाहिए जिनके बारे में बच्चे को नॉलेज हो और बच्चा उनके बारे में थोड़ा बहुत जानता हो। देन उसके बाद ही उसको अज्ञात की ओर ले जाना चाहिए। तो क्लियर हो गया होगा आपको। क्लियर। और सेकंड है आपका यही इसी में कि मूरत से अमूरत की ओर। तो ये जो 2 सूत्र हैं इन सूत्रों पर इन्होंने ज़्यादा जोर दिया है किसने, NCF 2005 में। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग हमारी आती है इसमें NCF 2005 के निर्माण। ठीक है, तो NCF 2005 के निर्माण 4 समिति का गठन किया गया। जो NCF 2005 का जो निर्माण हुआ था इसमें कितनी समितियों का गठन किया गया था, इसमें 4 समितियां थीं जिनका क्या किया गया था, गठन किया गया था। ठीक है, फर्स्ट आती है इसमें सरकारी विद्यालयों के लिए शिक्षकों से निर्मित समिति। ओके, सेकंड है गैर सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों से निर्मित समिति। थर्ड है सरकारी संस्थाओं के कर्मचारी से निर्मित समिति। और 4 है गैर सरकारी संस्थाओं के कर्मचारियों से निर्मित समिति। तो ये 4 समितियां थी जिनका गठन किया गया था NCF 2005 के निर्माण के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या था, ये सारी की सारी जो 4 हैं, 4 समितियां बनी गई थी कि शिक्षकों के द्वारा सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों के द्वारा गैर सरकारी जो प्राइवेट स्कूल हैं उनके लिए निर्मित समिति, कर्मचारी ने निर्मित करी थी सरकारी संस्थाओं के लिए, कर्मचारियों ने निर्मित करी थी गैर सरकारी संस्थाओं के लिए। तो इन सब से जो रिपोर्ट मिली थी, इन सारी समिति तभी ये निर्मित हो गई थी, तो इनसे जो रिपोर्ट मिली थी उससे ही आपकी NCF की रूपरेखा तैयार की गई थी। और NCF की रूपरेखा किसने तैयार करी थी, मैंने पहले बताया था, NCERT ने, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में, और गठन कब हुआ था, 1961 में। ओके, तो क्लियर हुआ ये आपको NCF 2005 के निर्माण। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है जो हमारी हेडिंग रहेगी, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी NCF 2005 में 4 क्षेत्रों को जोड़ा गया या फिर 4 विषयों को जोड़ा गया। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें हमारे 4 विषय तो पहले से ही थे लेकिन 4 विषयों को और जोड़ा गया था। किसमें, NCF 2005 में।
ओके, तो कितने विषयों को जोड़ा गया था, क्वेश्चन आ सकता है 4 विषयों को जोड़ा गया था या 4 क्षेत्रों को जोड़ा गया था, जो इस तरीके से हैं। आपके जो मुख्य विषय थे, जो मुख्य विषय हैं वो तो हैं आपके ये, ठीक है, भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ठीक है। इनके अलावा 4 क्षेत्र बोल दो या फिर 4 विषय और बोल दो, उनको जोड़ा गया था। तो कुल मिला के NCF 2005 में कितने विषय होते हैं, 8 विषय होते हैं, ठीक है, NCF 2005 के अकॉर्डिंग। तो ये तो मुख्य विषय हो गए। अब जोड़े कौन कौन से थे इनके अलावा, तो जोड़े थे ये वाले विषय। आपका कार्य जोड़ा गया था। सेकंड, कला व पारंपरिक दस्तकारियाँ जोड़ा गया था। थर्ड, स्वास्थ्य व शारीरिक शिक्षा जोड़ा गया था। और फोर्थ, शांति व योग जोड़ा गया था, ठीक है। मुख्य विषय तो बता ही दिया आपको कि मुख्य विषय कौन कौन से थे आपके, भाषा, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। और जो और थे, जो 4 जोड़े गए थे, शांति व योग, स्वास्थ्य व शारीरिक शिक्षा, कला व पारंपरिक दस्तकारियाँ और लास्ट आपका एक कार्य, ठीक है। तो हम इसमें अब बात करेंगे सबसे पहले मुख्य की बात करेंगे कि मुख्य विषय कौन कौन से थे। तो कौन कौन से थे पता ही चल गया। तो फर्स्ट वाले की बात करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो मुख्य विषय में जो फर्स्ट है भाषा, उससे NCF 2005 में क्या तात्पर्य है। फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा भाषा। तो भाषा में क्या था हमारे, इसके अंतर्गत आता है कि भाषा में सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने आदि भाषा कौशलों के लिए भाषा का होना आवश्यक होता है, ठीक है। इसलिए NCF 2005 में बहुभाषिक शिक्षण पर बल दिया गया है। मैंने पहले भी बताया था कि NCF 2005 में बहुभाषिक, कौन सी भाषिक पे, बहुभाषिक शिक्षण पर क्या दिया गया था, बल दिया गया है, ठीक है। और इसमें मेन जो है आपको याद रखना है भाषा में कि सुनने, इसमें आपको ध्यान रखना है सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने, ठीक है, आदि भाषा कौशल के लिए भाषा का होना आवश्यक है, कि इन सभी भाषा कौशल के लिए भाषा का होना आवश्यक है, ठीक है। इसी में आपका सेकंड पॉइंट आता है कि NCF 2005 में मातृभाषा को भी शामिल किया गया है। किसको, मातृभाषा को क्या किया गया, शामिल किया गया, ठीक है। और भाषा के द्वारा ही बच्चों में सोच विचार या आलोचनात्मक जो दृष्टिकोण विकसित किया जाता है, कि बच्चे के अंदर ही क्या किया जाता है, भाषा के द्वारा ही बच्चे में क्या किया जाता है, थर्ड पॉइंट में आएगा, सोच विचार जो है विकसित किए जाते हैं, सोच और विचार, ओके। और जो मातृभाषा है उसको शामिल किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका भाषा के अंतर्गत आता है कि सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने आदि जो भाषा कौशल के लिए भाषा का होना आवश्यक है। सेकंड आपका आता है इसमें कि मातृभाषा को भी शामिल किया गया है NCF 2005 में। थर्ड आता है इसमें कि भाषा के द्वारा ही बच्चे में सोच विचार विकसित की जा सकती है, ओके। और इसमें बहुभाषिक शिक्षण पर बल दिया गया है। क्लियर हुआ आपको। नेक्स्ट आता है आपका सेकंड, गणित। सेकंड आता है आपका गणित, ठीक है। तो गणित में क्या है आपका, तो इसमें NCF 2005 में यही कहा गया था कि जो गणित का पाठ्यक्रम है, क्या है गणित का पाठ्यक्रम इस तरीके का होना चाहिए या इस तरीके से अध्यापक उसको बनाए कि ताकि उस बच्चे में क्या है, तर्क करना, कि बच्चा तर्क कर सके, ठीक है। समझ विकसित करना, कि वो उसमें क्या हो सके, समझ भी विकसित हो सके या विकास हो सके समझ का, ओके। वो चिंतन कर सके, कौन, बच्चा।
कल्पना कर सके या समस्या का समाधान कर सके। ठीक है, समस्या समाधान। तो एनसीएफ 2005 में यही कहा गया था कि जो गणित जो इनका विषय था उसमें पाठ्यक्रम इस तरीके का होना चाहिए कि बच्चा तर्क, समझ विकास, चिंतन, कल्पना, समस्या का समाधान कर सके या समस्या का समाधान करने में मदद मिल सके उनको। ठीक है, क्लियर हुआ आपको गणित का। अब आता है आपका थर्ड, विज्ञान के बारे में। थर्ड पढ़ेंगे विज्ञान के बारे में। तो इसमें एनसीएफ 2005 के द्वारा यही कहा गया था कि विज्ञान जो विषय है, जो साइंस है सब्जेक्ट आपका, इसके द्वारा क्या है आपका, इसके द्वारा छात्र में कि जो छात्र है उसमें खोजने की प्रवृत्ति ठीक है, खोजने की प्रवृत्ति को बढ़ाया जाए। ठीक है, कि विज्ञान में कहा गया है कि जो छात्र विज्ञान विषय के द्वारा बालक में जो है या छात्र में खोजने की प्रवृत्ति का भी विकास किया जाए, खोजने की प्रवृत्ति को भी बढ़ाया जाना चाहिए। और इस विषय के माध्यम से ही, इस सब्जेक्ट के माध्यम से ही बच्चे में पर्यावरण की भी जानकारी दी जाए। ठीक है, विज्ञान के माध्यम से ही बच्चे में किस चीज़ की जानकारी दी जाए, पर्यावरण की जानकारी। ठीक है, कि पर्यावरण की भी जानकारी दी जाए। इसमें एक और पॉइंट आता है आपका, विज्ञान में एक और पॉइंट आता है आपका कि विज्ञान में रुचि उत्पन्न करने के लिए क्या, रुचि उत्पन्न करने के लिए कक्षा में ज्ञान के साथ साथ विज्ञान की जो कार्यशाला होती है या फिर प्रयोगशालाएं होती हैं, विज्ञान मेलों का आयोजन किया जाए। जैसे हम बोलते हैं ना, आपने देखा होगा कि आपने मोस्टली सुना भी होगा कि स्कूल में जैसे जिनके बच्चे हैं, जो पेरेंट्स जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, तो साइंस एग्जीबिशन है, तो इस तरीके का जो साइंस से रिलेटेड जो मेला होता है वो भी, उसका भी आयोजन किया जाना चाहिए ताकि विज्ञान में रुचि उत्पन्न हो सके। ठीक है, नेक्स्ट है इसी में पॉइंट आपका कि विज्ञान की जो भाषा है, विज्ञान की जो भाषा है वो कैसी होनी चाहिए, वो विद्यार्थी की, छात्र की उम्र, ठीक है, उम्र और उसकी ज्ञान की सीमा के अनुकूल होना चाहिए। कि जो विज्ञान की भाषा है वो छात्र की उम्र, ठीक है, उम्र और उसकी ज्ञान की सीमा के क्या होनी चाहिए, अनुकूल होनी चाहिए। ओके, क्लियर हुआ आपको विज्ञान विषय का। नेक्स्ट आता है हमारा सामाजिक विज्ञान। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सामाजिक विज्ञान। तो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है अवधारणा, धारणात्मक समझ। ठीक है, तो सामाजिक जो विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान की जो विषय वस्तु होती है उसमें अवधारणात्मक समझ पर ध्यान दिया जाना चाहिए। जिससे क्या होगा, जिससे सामाजिक मुद्दों पर स्वतंत्र रूप से सोचने का अवसर मिल सके। ठीक है, अवधारणात्मक अगर समझ पर अगर हम ध्यान देंगे विषय वस्तु में सामाजिक विज्ञान की, तो क्या होगा कि जो सामाजिक मुद्दे होंगे उनमें हम स्वतंत्र रूप से सोचने का हमें अवसर भी मिल जाएगा। ओके, और इसमें ये है, इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है हमारा इसमें, इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि जो पर्यावरण अध्ययन विषय की जो शिक्षा है वो कौन सी कक्षा से दी जानी चाहिए, थर्ड क्लास से 5 क्लास तक दी जानी चाहिए। किसकी, पर्यावरण अध्ययन की। ये पता होना चाहिए, क्वेश्चन आ जाते हैं इससे रिलेटेड। ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो ध्यान में होनी चाहिए कि 3rd से 5th क्लास तक
जो बच्चे होते हैं, जो कक्षा होती है, उसमें पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा, विषय की जो शिक्षा है वो दी जानी चाहिए है। लेकिन जो 6 to 8 क्लास में क्या है, सामाजिक विषय वस्तु की शिक्षा देनी चाहिए। किसकी? सामाजिक विज्ञान की। ओके। थर्ड से 5 क्लास तक तो पर्यावरण अध्ययन की, और 6 to 8 क्लास से सामाजिक विज्ञान की क्या देनी चाहिए, विषय वस्तु की शिक्षा दी जानी चाहिए छात्रों को। तो क्लियर हुआ आपको कि ये जो मुख्य विषय हैं इनके बारे में क्या है और क्या क्वेश्चन में आपका आ सकता है। अब आपके मुख्य विषय के बारे में तो कर लिया, लेकिन जो 4 अलग से इसमें क्षेत्र या फिर विषय जिनको जोड़ा गया है वो कौन कौन से हैं बता दी थे आपको कि ये 4 हैं, 4 हैं ये। तो जिसमें हम फर्स्ट है हमारा कार्य। सबसे पहले हम कार्य के बारे में बात करेंगे इसमें कि कार्य विषय है या कार्य को हमने क्यों जोड़ा है NCF 2005 के अंतर्गत। तो कार्य के अंतर्गत आपका यही आता है कि NCF 2005 के अनुसार ये था कि जो आपकी प्रारंभिक कक्षाएं हैं या क्लासेस हैं जो स्टार्टिंग की के शिक्षण को अनुभव से जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है। कक्षाओं का प्रारंभिक कक्षा के जो शिक्षण होते हैं उसको किससे जोड़ना चाहिए, उसको अनुभव से। ठीक है, अनुभव से जोड़ा जाना चाहिए। किसको? प्रारंभिक कक्षा। ध्यान रखना। अब सेकंड पॉइंट इसी में आता है कि माध्यमिक शिक्षण को किससे जोड़ा जाना चाहिए। इसी में सेकंड पॉइंट आता है माध्यमिक शिक्षण को किससे जोड़ा जाना चाहिए? रोजगार से। ठीक है, कि जो आपका प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण को अनुभव से जोड़ा जाना चाहिए, लेकिन माध्यमिक शिक्षण में रोजगार से जोड़ा जाना चाहिए। क्यों? आत्मनिर्भर बनाने वाली जीवन उपयोगी शिक्षा पर बल देना चाहिए। कि जो NCF 2005 है, ये जो कार्य का मतलब यहाँ यही है कि आत्मनिर्भर बनाने वाली जो जीवन की उपयोगी, जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी होती हैं शिक्षा, उस पर बल देना चाहिए और उसको शिक्षण को रोजगार से जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, तो क्लियर हुआ। ये है आपका कार्य के अंदर। नेक्स्ट इसमें आता है आपका सेकंड है कला व पारंपरिक दस्तकारियाँ। इसमें आता है आपका कला। यहाँ कला से आपको समझ आ रहा होगा और पारंपरिक दस्तकारियों से भी आपको थोड़ा थोड़ा शायद हिंट मिल रहा होगा कि जो हमारा विषय है उसके अंदर हमें क्या है, इनको भी जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, या इनको भी मान्यता पाठ्यचर्या में इसके अंतर्गत लिखोगे आप, ये आपको पता होना चाहिए कि जो पाठ्यचर्या है, ठीक है, पाठ्यचर्या में मान्यता मिलनी चाहिए। किसको? संगीत को भी मिलनी चाहिए, नृत्य को मिलनी चाहिए, ठीक है, कला को मिलनी चाहिए, नाटक को मिलनी चाहिए। तो इसमें आपके यही पॉइंट्स आते हैं कला पारंपरिक दस्तकारियों में कि जो पाठ्यचर्या है उसमें संगीत, नृत्य, कठपुतली कला, मिट्टी की कला, नाटक या फिर शिल्प कला, इन सभी को पाठ्यचर्या में क्या मिलनी चाहिए? मान्यता मिलनी चाहिए। ठीक है, और इसमें आपका ये भी है पॉइंट के अंदर कि जो कला होती है, कला जो है वो स्कूली शिक्षा के हर स्तर पर, ठीक है, हर स्तर पर जो कला है उसको स्कूली शिक्षा के हर स्तर पर शामिल किया जाना चाहिए और जो कला शिक्षा के माध्यम से ही बच्चे को अपने आप विकसित होने का मौका दिया जाना चाहिए। जो कला होती है, कला शिक्षा के माध्यम से ही बच्चा जो है अपने आप में विकसित होता है। ठीक है, तो उसको विकसित होने का मौका दिया जाना चाहिए और हर स्तर पर, स्कूली शिक्षा के हर स्तर पर शामिल किया जाना चाहिए कला एवं पारंपरिक दस्तकारियों को। ओके,
नेक्स्ट आती है इसमें स्वास्थ्य व शारीरिक शिक्षा। तो इसमें आपका यही आता है, एनसीएफ 2005 में यही कहा गया है कि छात्र को स्वास्थ्य और शारीरिक जो शिक्षा है उसकी भी शिक्षा, मतलब स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा जो है बालक को अवश्य देनी चाहिए। इससे विद्यार्थी का जो छात्र है उसका क्या होता है, समग्र विकास के लिए आवश्यक होती है स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा। ठीक है, तो क्लियर हुआ। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट और लास्ट है जिसको जोड़ा गया है वो है शांति व योग। क्या है आपका लास्ट पॉइंट इसके अंदर, कि शांति और योग। तो इसमें क्या आता है आपका, तो शांति और योग में यही होता है कि जो हिंसा होती है, ठीक है, हिंसा को दूर रखते हुए सामाजिक जो संस्कार होते हैं उन पर बल देना चाहिए। किस पर बल देना चाहिए, सामाजिक संस्कार। ठीक है, कि हिंसा से दूर रखना चाहिए और जो सामाजिक संस्कार हैं उन पर बल देना चाहिए। इसलिए शांति और योग का जो विषय है इसको एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग जोड़ा गया था इस क्षेत्र को। ठीक है, नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है, इसी के अंदर शांति और योग के अंदर ही आपका पॉइंट आता है, इसी में आपका पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट, कि महिला के प्रति आदर, ठीक है, कि महिला के प्रति आदर या फिर जिम्मेदारी का दृष्टिकोण भी विकसित करने वाले कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए। एनसीएफ 2005 यही कहता है, इस विषय को जोड़ने का कारण यही है कि महिला के प्रति क्या हो, महिला के प्रति आदर, की जो लेडीज़ होती हैं, महिला होती हैं, गर्ल्स होती हैं, उनके प्रति आदर करना चाहिए और उनकी जिम्मेदारी का जो दृष्टिकोण है उसको विकसित करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाना चाहिए। ठीक है, और इसमें आता है आपका, इसी में आपका एक और पॉइंट आता है कि समय समय पर फिल्म, हम बोल सकते हैं फिल्म या नाटक, ठीक है, समय समय पर ऐसी फिल्म और ऐसे नाटक दिखाए जाने चाहिए जो न्याय और शांति के मूल्य को बढ़ावा दें, जो शांति और, ठीक है, शांति और न्याय के मूल्य को क्या दें, बढ़ावा दें। तो इस तरीके की फिल्म और नाटक भी दिखाए जाने चाहिए। ओके, और इसमें आता है आपका एक और पॉइंट कि स्कूली शिक्षा के दौरान ऐसी गतिविधियों के माध्यम से शांति के मूल्यों का संवर्धन किया जाना चाहिए। मीन्स यही है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यही आपका जो मैंने अभी लिखा है इस पर फोकस करो कि फिल्म और जो नाटक हैं इस तरीके के दिखाए जाने चाहिए कि उनमें शांति और न्याय के मूल्य को बढ़ावा मिले। ठीक है, तो ये आता है आपका जो शांति और योग के अंदर। तो एनसीएफ 2005 में जो क्षेत्र हैं वो कुल क्षेत्र बोल दो या फिर विषय बोल दो, ठीक है, तो विषय टोटल कितने हैं, 8 हैं। तो 8 में आपके 4 तो ये रहे मुख्य और 4 जिनको हमने जोड़ा है वो हैं आपके ये सारे के सारे। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि कौन से नए जो क्षेत्र हैं, विषय हैं जोड़े गए हैं, कौन से मुख्य विषय हैं, तो आपको याद होना चाहिए या पता होना चाहिए। क्वेश्चन में आ सकता है आपका एमसीक्यू में, आपको 3 ऑप्शन दे देंगे, भाषा, गणित और विज्ञान दे देंगे और 1 लिख देंगे ये शांति व योग। क्वेश्चन में पूछ लेंगे कि भाई कौन सा नया क्षेत्र है या कौन सा नया विषय है जो जोड़ा गया था। तो 4 ये ऊपर वाली तो जोड़े गए थे, तो हमें पता होना चाहिए ना कि कौन सा जोड़ा गया, ये तो मुख्य हैं। इनके अलावा जो अन्य विषय हैं वो कौन हैं, वो ये वाले हैं। क्वेश्चन में आ सकता है आपको ये 3 ऑप्शन दे दे और चौथा ऑप्शन दे दे विज्ञान। क्वेश्चन में आपसे पूछ ले कि कौन सा मुख्य विषय एनसीएफ 2005 का है या 2005 में कौन सा मुख्य विषय है इनमें से, तो विज्ञान इसका आंसर हो गया। तो इसी तरीके से हमें दोनों जो नाम हैं वो हमें याद होने
याद होने इसमें चाहिए, पता होना चाहिए कि कौन से जोड़े गए हैं और कौन से मुख्य इसके अंदर विषय रहे हैं आपके। ओके, नेक्स्ट आपकी हेडिंग आती है इसमें एनसीएफ 2005 के उद्देश्य, जो आपके इम्पोर्टेंट हैं मोस्ट। ओके, तो हमारी हेडिंग है एनसीएफ 2005 के उद्देश्य, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा राष्ट्रीय एकता। ठीक है, तो राष्ट्रीय एकता जो है ये किस तरीके से उद्देश्य है इनका, कि राष्ट्रीय एकता एनसीएफ 2005 का जो उद्देश्य है वो है कि भाषा और धार्मिक विविधताओं को अपनाते हुए राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना होगा। ठीक है, एनसीएफ 2005 जो है इसका उद्देश्य आपका यही है कि भाषा और धार्मिक विविधताओं को अपनाते हुए, किसको अपनाते हुए, भाषा और धार्मिक विविधता, ठीक है, इनको अपनाते हुए राष्ट्रीय एकता को क्या देना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए या बढ़ावा देना होगा, यही इनका उद्देश्य है एनसीएफ 2005 का। सेकंड पॉइंट आता है आपका शिक्षण विधियाँ। ठीक है, ये क्या है आपका सेकंड पॉइंट है। इसमें क्या है कि समकालीन शिक्षण दृष्टिकोण की आवश्यकता को अगर पहचानते हुए एनसीएफ 2005 ने क्या किया कि जो नई शिक्षण विधियों को अपनाने की वकालत की। इन्होंने कहा कि छोटे बच्चों के लिए खेल आधारित शिक्षा पर जोर दिया जाए। ठीक है, एनसीएफ 2005 जो है उन्होंने नई शिक्षण विधि को अपनाते हुए एक वकालत की, और उदाहरण के लिए हम बोल सकते हैं कि क्या वकालत की थी इन्होंने, कि जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए जो शिक्षा पर जोर दिया वो कैसी होनी चाहिए, खेल पर आधारित। ठीक है, खेल आधारित शिक्षा पर इन्होंने जोर दिया। एनसीएफ 2005 का ये उद्देश्य था। ठीक, इसमें आपका थर्ड पॉइंट आता है, थर्ड पॉइंट है आपका सामाजिक महत्व। थर्ड पॉइंट है हमारा सामाजिक महत्व। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट क्या है हमारा थर्ड पॉइंट है सामाजिक महत्व। तो सामाजिक महत्व में क्या होता है एनसीएफ 2005 का उद्देश्य, कि एनसीएफ 2005 को सामाजिक आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। जो आपका एनसीएफ 2005 है इसको जो तैयार किया गया है वो सामाजिक आवश्यकताओं को देखकर, ध्यान में रखकर उनको तैयार किया गया है। तो इसका जो उद्देश्य है एनसीएफ 2005 का जो उद्देश्य है वो है सामाजिक संदर्भ के साथ जोड़ना। ठीक है, शिक्षा जो है हमारी एजुकेशन है, जो हमारी पढ़ाई है उसको किसके साथ जोड़ना, सामाजिक के साथ जोड़ना। ठीक है, और छात्र को सक्रिय नागरिक या नागरिकता के लिए तैयार करना। तो सामाजिक महत्व के अंतर्गत आपका यही आता है कि एनसीएफ 2005 का उद्देश्य यही है कि शिक्षा को सामाजिक जो होते हैं सामाजिक संदर्भ के साथ जोड़ना और छात्रों को सक्रिय नागरिकता के लिए क्या करना है, तैयार करना होता है। ठीक है, तो ये आता है आपका सामाजिक महत्व के अंदर। तो क्लियर हुआ सामाजिक महत्व। नेक्स्ट पॉइंट हमारा 4 पॉइंट आता है। 4 पॉइंट है इसमें हमारा 4 पॉइंट में आता है मानसिक और बौद्धिक विकास। ठीक है, ये हमारा कौन सा पॉइंट है, ये हमारा 4 पॉइंट है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो एनसीएफ 2005 ने छात्रों के बौद्धिक विकास को क्या दी थी, प्राथमिकता दी थी। ठीक है, एनसीएफ 2005 ने किसको, जो बौद्धिक का विकास था इसको क्या दी थी, प्राथमिकता दी थी। और इनका उद्देश्य यही था कि उनको भविष्य की चुनौती से निपटने के लिए संज्ञानात्मक कौशल और लचीलापन प्रदान करना था। ठीक है, एनसीएफ 2005 का उद्देश्य क्या था कि
इनका उद्देश्य था कि छात्रों को भविष्य की चुनौती या भविष्य में जो भी चैलेंजेस आएंगे, ठीक है, तो उन सबसे क्या है निमटने के लिए, मतलब उनको सॉल्व करने के लिए, कोई भी चैलेंज आ गया, कोई भी चुनौती आ गई है छात्र के सामने, तो इसके लिए क्या प्रदान करना उनको, इनका था कि इसके लिए संज्ञानात्मक, इनके लिए संज्ञानात्मक जो कौशल हैं, ठीक है, और जो लचीलापन है उसको प्रदान किया जाए। तो ये इनका उद्देश्य था। नेक्स्ट इनका 5 उद्देश्य आता है शारीरिक विकास। ये क्या है आपका 5 उद्देश्य। तो शारीरिक विकास में आपका यही है कि शारीरिक स्वास्थ्य के महत्व को स्वीकार करते हुए जो NCF 2005 है, उसने क्या किया कि पाठ्यक्रम में खेल और शारीरिक गतिविधियों को शामिल करने को प्रोत्साहित किया। तो उन्होंने कहा NCF 2005 है, इनका उद्देश्य यही था कि जो पाठ्यक्रम होगा, क्या होगा कि जो पाठ्यक्रम होगा उसको क्या करना है, उसको खेल और शारीरिक, ठीक है, खेल और शारीरिक गतिविधियों को उनमें क्या करना है, शामिल करना है, और देन उनको प्रोत्साहित करना है, किसको, छात्रों को। तो ये था शारीरिक विकास में NCF 2005 का उद्देश्य। नेक्स्ट आपका आता है शिक्षण उद्देश्य। तो शिक्षण उद्देश्य में क्या होता है, NCF 2005 ने समकालीन जो शैक्षिक की आवश्यकता के अनुरूप नए शिक्षण उद्देश्य प्रस्तुत किए, ठीक है। तो इनका उद्देश्य क्या था कि समकालीन शैक्षिक आवश्यकता के अनुरूप उन्होंने क्या किया था, जो नए क्या थे, नए शिक्षण के जो उद्देश्य थे उनको प्रस्तुत किया था, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है आपका NCF 2005 के उद्देश्य में रुचि महत्व। तो इसमें क्या था कि NCF 2005 ने छात्र के केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया था। किस पर जोर दिया था, जो स्टूडेंट है उसकी केंद्रित शिक्षा पर क्या दिया था, जोर दिया था, ठीक है। और इसने छात्र की रुचि और स्तर के अनुसार शिक्षा को तैयार किया। NCF 2005 का जो उद्देश्य था वो यही था कि जो छात्र है, स्टूडेंट है, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उनकी जो रुचि है कि भाई किसी बच्चे की रुचि किसी चीज़ के अंदर है, किसी बच्चे की रुचि किसी चीज़ के अंदर है, और स्तर देख के कि बच्चे का स्तर कैसा होता है, कि किस बच्चे का कितना स्तर है या किस तरीके का स्तर है, उसके अनुसार शिक्षा को तैयार किया गया। तो रुचि के महत्व में आपका यही आता है कि उनकी रुचि को ध्यान में रखते हुए शिक्षा को तैयार किया गया, ठीक है, क्योंकि इसमें जो बच्चा है वो क्या है, केंद्र में है, सेंट्रल है, ठीक है। तो ये है आपके NCF 2005 के उद्देश्य। इसका एक उद्देश्य और है, उसको लिख लो क्योंकि वो भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है, सर्वांगीण विकास। ये जो NCF है आपका NCF 2005 का उद्देश्य ये भी है कि जो छात्र है उसका सर्वांगीण विकास को क्या करना है, बढ़ावा देना है, कि बच्चे का क्या है, छात्रों के सर्वांगीण विकास को क्या करना है, बढ़ावा देना है, ठीक है। NCF 2005 का उद्देश्य, तो ये जो है ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका, ओके। नेक्स्ट हेडिंग रहेगी हमारी पाठ्यक्रम व पाठ्यचर्या में अंतर, ठीक है। ये पाठ्यक्रम क्या होता है और पाठ्यचर्या क्या होती है, दोनों में डिफरेंस होता है, ओके। अब दोनों में जो डिफरेंस होता है वो होता क्या है तो पता होना चाहिए ना ये हमें, तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसमें न्यू हेडिंग को। तो इसमें है आपका, तो इसमें आपका यही आता है कि जो पाठ्यक्रम और पाठचर्या में अंतर, ओके। जिसमें हमारा फर्स्ट अंतर आता है पाठ्यक्रम और पाठचर्या में, फर्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है कि शिक्षक केंद्रित, ठीक है।
तो इसमें जो पाठ्यक्रम है वो क्या होता है, शिक्षक केंद्रित होता है। तो यहाँ पाठ्यक्रम का शिक्षक केंद्रित होने से तात्पर्य यही है कि जो पाठ्यक्रम है छात्र के लिए वो कौन बनाता है, वो शिक्षक ही तो बनाता है। तो शिक्षक केंद्रित का मतलब यहाँ यही है कि शिक्षक ही क्या करेगा, उस पाठ्यक्रम को बनाएगा, या फिर बच्चों के लिए या छात्रों के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण कौन करेगा, शिक्षक ही करेगा। तो जो पाठ्यक्रम है वो शिक्षक केंद्रित होगा। ठीक है, क्लियर हुआ। और जो पाठ्यचर्या है आपकी वो क्या है, आपकी शिक्षार्थी केंद्रित या फिर शिक्षक जो आपका छात्र केंद्रित होती है। ठीक है, पाठ्यचर्या तो होगी आपकी छात्र केंद्रित, लेकिन पाठ्यक्रम होगा आपका शिक्षक केंद्रित, क्योंकि जो शिक्षक है, जो हमारा टीचर होते हैं, वही क्या बनाते हैं, वही पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं। किसके लिए, शिक्षार्थी के लिए। तो पाठ्यचर्या शिक्षक केंद्रित होती है, मीन्स स्टूडेंट या छात्र केंद्रित होती है, और पाठ्यचर्या शिक्षार्थी केंद्रित होती है, और पाठ्यक्रम शिक्षक केंद्रित होता है। ओके, मीन्स इसमें टीचर आ गया और इसमें क्या आ गए, हमारे स्टूडेंट आ गए। क्लियर। सेकंड पॉइंट आता है अब हमारा इसी में, अल्पकालीन, कि जो हमारा पाठ्यक्रम होता है वो क्या होता है, अल्पकालीन होता है। ठीक है, लेकिन जो पाठ्यचर्या होती है वो क्या होती है, हमारी दीर्घकालीन होती है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट आता है कि संकुचित क्षेत्र। जो हमारा पाठ्यक्रम होता है उसका क्षेत्र कैसा होता है, संकुचित। ओके, और जो हमारी पाठ्यचर्या है वो कैसी है, व्यापक है। उसका जो क्षेत्र है वो कैसा है, व्यापक है। तो पाठ्यचर्या का व्यापक और पाठ्यक्रम का संकुचित, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा 4 पॉइंट आता है इसमें, शिक्षक द्वारा निर्माण। मैंने ऊपर भी बताया था कि शिक्षक केंद्रित क्यों है, क्योंकि जो शिक्षक है, जो टीचर होते हैं, वही क्या करते हैं, पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ रिपीट हो रही है कि शिक्षक द्वारा निर्माण किया जाता है पाठ्यक्रम का। ओके, और ये जो आपका 4 है इसमें जो पाठ्यचर्या में, ये है आपका कि शैक्षिक एजेंसियों द्वारा निर्माण किया जाता है। कि जो पाठ्यचर्या होती है उसका निर्माण कौन करता है, जो शैक्षिक एजेंसियां होती हैं उनके द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा 5 पॉइंट है, एक विषय वस्तु की रूपरेखा। तो इसमें क्या है पाठ्यक्रम में कि एक विषय वस्तु की रूपरेखा, इसमें क्या है, सिर्फ एक विषय वस्तु की रूपरेखा तैयार करना ही क्या है, आपका पाठ्यक्रम कहलाता है। ठीक है, कि पाठ्यक्रम में क्या होता है कि एक विषय वस्तु की क्या है, रूपरेखा तैयार की जाती है पाठ्यक्रम में। लेकिन आपका जो पाठ्यचर्या है, आपकी जो पाठ्यचर्या आती है उसमें सभी विषयों की रूपरेखा तैयार की जाती है। पाठ्यचर्या में सभी विषय की, लेकिन पाठ्यक्रम में आपका ओनली एक विषय की रूपरेखा तैयार की जाती है। ओके, नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है आपका, उद्देश्य प्राप्ति का साधन है। कि जो पाठ्यक्रम है वो क्या है, उद्देश्य, अगर कोई भी उद्देश्य है उसको प्राप्ति का क्या है, एक साधन है। ठीक है, लेकिन जो पाठ्यचर्या है वो क्या है, उद्देश्य प्राप्ति का साध्य है। साध्य से मतलब क्या है, लक्ष्य। साध्य से मतलब क्या होता है हमारा यहाँ, लक्ष्य। ओके, कि उद्देश्य प्राप्ति क्या है, लक्ष्य है इनका, एक तरह से जो पाठ्यचर्या के अंदर आता है। लेकिन जो आपका पाठ्यक्रम में आता है ये क्या है, एक साधन है। क्लियर हुआ आपको ये। तो यही है इन दोनों में डिफरेंस, कि पाठ्यक्रम में ये पॉइंट्स हैं आपके, पाठ्यक्रम में आपके ये पॉइंट्स आ जाते हैं सारे के सारे, और पाठ्यचर्या में ये आ जाते हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे हैं आपके पॉइंट्स जो आपके इम्पोर्टेंट हैं, उसको मैं थोड़ा ओरली नहीं रिटर्न में हाँ बता देती हूँ, आप नोट कर लेना इसको। ठीक है, इसका 7 पॉइंट में आता है आपका, तो आपका एक और पाठ्यक्रम में एक और पॉइंट आता है कि पाठ्यक्रम को पूर्ण करना। ठीक है, इसमें आता है आपका कि पाठ्यक्रम
पूर्ण करना, कि पाठ्यक्रम में क्या होता है कि जो पाठ्यक्रम होता है उसको पूर्ण करना होता है, लेकिन आपका जो पाठ्य चल रहा है उसमें आता है व्यवहार में परिवर्तन। इसमें आता है व्यवहार में परिवर्तन। ठीक है, क्लियर हुआ 7 पॉइंट कि पाठ्यक्रम में आता है पाठ्यक्रम को पूर्ण करना, लेकिन आपका पाठ्यचर्या में आता है व्यवहार में परिवर्तन। ओके, नेक्स्ट इसमें 8 पॉइंट आता है, 8 इसका लास्ट पॉइंट है। ठीक है, तो 8 पॉइंट में आता है कि शैक्षणिक गतिविधियाँ। इसमें क्या होती हैं, पाठ्यक्रम में क्या होती हैं आपकी शैक्षणिक गतिविधियाँ होती हैं जो कक्षा के अंदर होती हैं। ओके, और आपका जो पाठ्य चल रहा होता है उसके अंदर क्या होता है, शैक्षणिक गतिविधियाँ तो होती ही होती हैं। ठीक है, क्या है आपका शैक्षणिक गतिविधि तो होती है, और प्लस उसके साथ साथ सह शैक्षणिक गतिविधियाँ भी होती हैं। सह शैक्षणिक गतिविधियाँ। ठीक है, कि आपका पाठ्यक्रम में क्या होता है, पाठ्यक्रम में तो आपकी शैक्षणिक गतिविधियाँ होती हैं कि जो आपकी किसमें कक्षा के अंदर होती है, लेकिन पाठ्यचर्या में आपकी शैक्षणिक गतिविधि के साथ साथ आपकी सह शैक्षणिक गतिविधियाँ भी इसके अंदर आती है। तो ये है इसमें अंतर। आपको क्लियर हो गए होंगे सारे। जो भी ना हुए हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना। ओके, हम नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ आपकी वीडियो होती है समाप्त, क्लास होती है समाप्त। नेक्स्ट क्लास में हम इसी टॉपिक को आगे आपका पार्ट 3 और आएगा, क्योंकि पार्ट 3 में नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंप्लीट करा देंगे एनसीएफ को 2005 को। तो नेक्स्ट क्लास में बने रहे। नेक्स्ट क्लास में आके आप उसको स्किप नहीं करना, क्योंकि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उसके अंदर, एमसीक्यू भी हैं आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, कि इस तरीके के आपके एग्ज़ाम में पेपर आता है। ठीक है, तो जिसको भी वीडियो पसंद आई हो वो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।